हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम आईएफएससीए के एग्जाम में पूछे जाने वाले मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्लासेस हैं उनको करेंगे। मैनेजमेंट एक काफ़ी इजी टॉपिक है और आप इसको सिर्फ वन टाइम रीड करके भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है इसको समझ सकते हैं। सो इस टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा-सा ही लेंदी हो सकता है क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो पढ़नी होती हैं, बट ये काफ़ी ईज़ी है कि अगर आप इनको एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी जल्दी आप इसका सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन की। आम भाषा में अगर कहा जाए तो मैनेजमेंट हर एक चीज जिसको हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हम अपने घर की भी बात करें तो जिस तरह से हम अपने घर में सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, जैसे किसी का बर्थडे होता है तो हमें सारी पार्टी की अरेंजमेंट्स करनी होती है, गेस्ट लिस्ट बनानी होती है, खाने में क्या रखना है से लेकर के जो भी एक पार्टी को सक्सेसफुल करने के जो स्टेप्स होते हैं वो एक तरह से मैनेजमेंट होती है। सिमिलरली जब भी हम किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एक कंपनी में कितने लोग हैं, उस कंपनी का काम क्या है, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, क्या उसका प्रॉफिट होना चाहिए, कितना हमारा परसेंटेज ऑफ इक्विटी रेशो है। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो एक कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाती हैं और ये सारी चीज़ें जो पर्सन मैनेज करता है उस प्रोसेस को मैनेजमेंट कहा जाता है। सो बेसिकली किसी भी तरह की चीज़ को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, उसमें स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, उसमें प्रॉफिट एंड ग्रोथ के एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करना, ये सब कुछ मैनेजमेंट का पार्ट होता है। और मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट होता है, यानी कि ये सिर्फ ऑफिसेज में या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल टर्म्स में नहीं, बल्कि आप किसी भी चीज़ में आप देखिए, आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ भी जो आप करते हैं वो भी एक तरह से मैनेजमेंट ही होती है। आपने अक्सर सुना होगा टाइम मैनेजमेंट। अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं तो आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। तो ये भी सारी चीज़ें एक तरह की मैनेजमेंट होती हैं। तो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप दुनिया में कोई भी चीज़ करेंगे, उसमें मैनेजमेंट का प्रोसेस ज़रूर होगा। वो सिर्फ नेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो आप किस फील्ड में हैं, क्या कर रहे हैं और वहाँ पे किस तरह की मैनेजमेंट और प्लानिंग की ज़रूरत है। So basically, management can be defined as the process of planning, organizing, staffing, directing, controlling such that the goals of the organization are achieved successfully with minimum cost and resources. यानी कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी कंपनी में हैं, तो हमारा काम है कि हम उस कंपनी का जो भी गोल है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक कोई प्रोडक्ट, जैसे मैगी का प्रोडक्ट है। अब मैगी की जो कंपनी है, अब कंपनी का बेसिक मोटिव है कि वो मैगी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सके, कम कॉस्ट में मैन्युफैक्चर कर सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उसकी बिक्री कर सके और उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ सके। तो ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस को जो कहा जाता है वो ही हमारा मैनेजमेंट होता है। इसमें कुछ चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, वो है आपका प्रोसेस, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि उसका प्रोसेस ही है। प्रोसेस का मतलब होता है एक तरह का प्राइमरी फंक्शन या एक्टिविटीज जो मैनेजमेंट परफॉर्म करती है किसी भी काम को करने के लिए। जैसे मैगी बनाना, अब मैगी बनाने के काम को जब तक आप किसी को बताओगे नहीं कि क्या प्रोसेस है, किस तरह से बनना है, क्या रॉ मटेरियल लगेगा, कितना उसमें इनपुट जाएगा, किस हिसाब से आउटपुट आप निकाल रहे हो, जब तक आपके ये प्रोसेस डिफाइन नहीं होगा तब तक आपका जो मैनेजमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस। अब मान लीजिए आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई काम कर रहे हैं जहां पर आपने इनपुट लगाया 10 रुपए का और आउटपुट आपका जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 12 रुपए का, और मार्केट में आप उसी सामान को बेच रहे हैं 11 रुपए में, या फिर मान लीजिए आपने 12 रुपए में ही बेच दिया। तो आपकी लागत तो जितनी लग रही है आप उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा है और जो उसकी इफेक्टिवनेस है वो कम है। नेक्स्ट आता है आपका एफिशिएंट। एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, यानी कि एफिशिएंट काम होता है किसी भी काम की लागत को कम कर देना, यानी कि कम पैसे में ज्यादा काम करवाना।
ये एक एफिशिएंट प्रोसेस होता है। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कि आखिर मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होती हैं। सबसे पहला होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस यानी कि जब तक आप गोल ओरिएंटेड नहीं है, मैनेजमेंट में हर एक चीज़ गोल से स्टार्ट होती है। बिना गोल के मैनेजमेंट हो नहीं सकती और बिना गोल के हम लाइफ के किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते। इर्रिस्पेक्टिव वो आपका ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर हो, आपके पर्सनल काम के हिसाब से हो या फिर किसी भी प्रोफेशनल वर्क स्पेस में आप जाएँगे, हर जगह गोल के ऊपर ही हम सारी प्लानिंग करते हैं। सो तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट की होती है वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो भी गोल होता है उसी के हिसाब से मैनेजमेंट को बनाया जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह सेम टू सेम होना, यानी कि ज़रूरी नहीं है अगर ऑफ़िस में जो मैनेजमेंट काम करती है, वो आपके घर में काम नहीं करती या फिर वो किसी टेम्पल रन में काम नहीं करती या फिर किसी स्कूल में काम नहीं करती। मैनेजमेंट इज़ कॉमन एवरीवेयर। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है चीज़ों को प्लान करना, ऑर्गेनाइज़ करना। तो आप अगर अपने घर के बजट को भी आप मैनेज करते हो कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, फिर आपको उसे महीने के कितने खर्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे रेंट में कितना जाएगा, फूडिंग पे कितना जाएगा, शेल्टर में कितना जाएगा, क्लोथिंग में कितना जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कितना है, मिसलेनियस खर्चे कितने हैं और आपकी सेविंग्स कितनी होगी। ये आपका एक गोल हो जाता है। यहाँ पर जो आप मैनेजमेंट कर रहे हो वो आपकी सेम होगी वही जो आप किसी कंपनी में करते हैं। जैसे कंपनी का भी क्या होता है, कंपनी का एक बजट होता है, उसी बजट में हमें प्रोडक्शन भी करना है, उसी बजट में हमें एम्प्लॉइज़ को वेजेस भी देने हैं, उसी बजट में हमें मार्केटिंग भी करनी है, हर एक चीज़ को मैनेज करना है। So management is same throughout wherever we have some sort of goal या किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी को अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो मैनेजमेंट हर फेज ऑफ लाइफ में उसकी जो डेफिनेशन है वो सेम रहती है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट एक परवेसिव कॉन्सेप्ट है यानी कि एक कॉमन कॉन्सेप्ट है हर जगह, तो वो मल्टी डायमेंशनल भी होता है। यानी कि आप मैनेज चाहे काम को मैनेज कर रहे हो, आप लोगों को मैनेज कर रहे हो, कहीं पे भी आप हो, आपका मैनेजमेंट का जो काम है, वो कहीं न कहीं लोगों को, काम को, टाइम को, हर चीज़ को मैनेज करता है। सो ये मल्टी डायमेंशनल है। आप मैनेजमेंट की मदद से लोगों को मैनेज करते हो कि ऑफ़िस में किसको क्या काम देना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं। आप ग्रुप्स क्रिएट करते हो कि कितने लोग किस टास्क को कंप्लीट करेंगे अलग-अलग फॉर्म्स में। आप टाइम को मैनेज करते हो कि किस टाइम पर कौन-सा काम होना चाहिए वो आप निर्धारित करते हो। तो कई एस्पेक्ट्स होते हैं मैनेजमेंट के, सो इट्स अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्शन के काम में आता है और मैनेजमेंट के बाकी किसी और डायरेक्शन के काम में नहीं आएगा। मैनेजमेंट आपका हर जगह काम आता है, वेदर इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव, इट इज़ पॉलिटिकल, वेदर इट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल, कहीं पे भी आपका जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है वो मैनेजमेंट के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब किसी भी काम को करने के लिए जो उसकी ऑपरेशंस हैं, जैसे गुड्स को क्रिएट करने के 3 स्टेप है। जैसे आप एक शर्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो। अब शर्ट के लिए आपको सबसे पहले चाहिए रॉ मटेरियल आपको चाहिए। रॉ मटेरियल आप किसी टेलर के पास भेजोगे, जो उसको सिल सकता है। उसके बाद एक रेडीमेड वो प्रोडक्ट जो बनाएगा, उसको आपको मार्केट करना है, उसकी मार्केटिंग होगी। उसके बाद आप उसको प्रॉफ़िट कमाओगे उसके ऊपर। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस कि एक रॉ मटेरियल जो स्टार्ट होता है, वहाँ से वो कितने अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में जाता है, एक प्रोडक्ट को फिनिश्ड गुड बनाने में। तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं अलग-अलग लेवल पे, वो भी मैनेज होते हैं। यानी कि एक रॉ मटेरियल्स का जो डिपार्टमेंट होगा वो अलग होगा। जो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेबर्स का सेगमेंट है वो अलग होगा, उसकी मैनेजमेंट अलग होगी। ये डिफरेंट प्रोसेस ऑफ ऑपरेशंस है। नेक्स्ट आपका आता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट आप किसी को भी मैनेज करना आप बंद नहीं करते या फिर जैसे टाइम को मैनेज करते हैं तो आप कभी भी उस प्रोसेस को क्लोज नहीं करते। वो थ्रू आउट चलता रहता है जब तक आपका वो गोल, जब तक आपका जो
टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। वंस इट्स गेट कंप्लीटेड आप एक नया टास्क सेटअप करते हो, एक नया गोल बनाते हो। जैसे आप एक कंपनी अगर आप चला रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार उस प्रोडक्ट को बना करके बेच दिया, तो आप दोबारा उसको नहीं बनाओगे। यू विल कीप ऑन मेकिंग इट टिल द टाइम देयर इज डिमांड इन द मार्केट। तो मैनेजमेंट जो आपकी होती है वो एक तरह का कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो थ्रू आउट द साइकिल वो आपका चलता रहता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट आपका ग्रुप एक्टिविटी के तौर पे भी होता है, यानी कि आप कोई भी काम अगर कर रहे हो तो ग्रुप में भी आप जैसे मान लीजिए आपने 4 लोग का ग्रुप बनाया है, 5 लोग का ग्रुप बनाया है, जो एक पर्टिकुलर टीम है, यानी कि गुड्स को असेंबल करने की टीम अलग है, उसको रॉ मटेरियल को कलेक्ट करने की टीम अलग है, मार्केटिंग की टीम अलग है। तो मार्केटिंग कोई एक पर्सन तो करेगा नहीं, रॉ मटेरियल को एक पर्सन कलेक्ट करेगा नहीं। तो एक ग्रुप एक्टिविटी के फॉर्म में आप उसको मैनेज करते हो, यानी कि टॉप से टॉप टॉप ऑफ द मैनेजमेंट जो पर्सन है, इसको एक बार रब कर देते हैं। हम्म, जो टॉप मैनेजमेंट में आपका पर्सन होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका एक पर्सन है जो यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट में बैठा हुआ है। उस टॉप मैनेजमेंट ने अपने अंडर 2 सुपरवाइजर बना दिए। ये 2 सुपरवाइजर है और इस सुपरवाइजर का काम है अपने अंदर 3 टीम्स बनाना। उसने अपने अंदर 3 टीम्स बनाई हैं, ये दोनों लोग, ये 3 टीम्स हैं और इन तीनों टीम्स का काम है अलग अलग प्रोसेसेस को फॉलो करना। जैसे मान लीजिए ये गुड्स एंड सर्विसेज को डील कर रहे हैं, ये मार्केटिंग को डील कर रहे हैं, ये सेल्स को डील कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो गुड्स सर्विसेज को डील करते हैं। यहाँ पर उनकी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बात हो रही है, यहाँ पर उनका कोई अलग सेल्स का प्रोसेस चल रहा है या कोई XYZ अदर स्कीम चल रही है। सो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे अलग अलग लोगों की टीम होंगी। ये अब इन्हें रिपोर्ट करेंगे, फिर ये इनको रिपोर्ट करेंगे। सो ये एक तरह का चेन होता है। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस आपका है ये मैनेजमेंट का है। सो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एज वेल। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन कैसे है? अब डायनेमिक होता है कीप्स ऑन चेंजिंग, यानी कि अगर मार्केट में जैसे मान लेते हैं जब विंटर्स और समर्स की बात करते हैं, विंटर्स एंड समर्स, आपका समर्स में जो कपड़े आते हैं, जो कलेक्शंस होते हैं, वो समर बेस्ड होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, जो आपको थोड़ा-सा लाइट एंड फ्लोई फील कराते हैं, तो कूल वेरिएंट वाले क्लोथ्स होते हैं। बट वहीं जैसे ही विंटर आता है, वहाँ पर आपके जैकेट्स आ जाते हैं, पुलोवर्स आ जाते हैं, हर तरह के ऐसे कपड़े जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रख सकते हैं, उस तरह के कपड़े आपकी जाड़ी में आ जाते हैं। सो डायनेमिक फंक्शन हो गया कि मैनेजमेंट को हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि वो जैसे ही सीजन्स चेंज होता है उसको अपनी स्ट्रैटेजीज भी चेंज करनी होंगी कि अब वो विंटर्स के क्लोथ्स बेच रहे हैं या फिर वो समर्स के क्लोथ्स को बेच रहे हैं। एंड आप किसी और तरह के फंक्शन में भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब एसीज का ज़माना नहीं था, जब सिर्फ फैन्स या कूलर्स हुआ करते थे, तो उस टाइम पे मार्केट में फैन्स की डिमांड रहती थी। धीरे-धीरे क्या हुआ, मार्केट में एसी आना शुरू हो गए एंड वंस जब एसी आना शुरू हुए, तो एसी ने क्या किया, फैन्स की जो डिमांड थी, उसको कम कर दिया और एसी की जो डिमांड थी वो ज़्यादा हो गई। तो धीरे-धीरे मार्केट क्या हो गई, वो एसी के लिए प्रोन होती गई, यानी कि एक एनवायरनमेंट में चेंज आ गया कि अब लोग एसी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बीइंग अ कंपनी, मैनेजमेंट का क्या काम है, इस बदलते हुए ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए उसे फैन्स के साथ-साथ अब एसी की यूनिट भी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी कि उनकी कंपनी अब एसीज़ को भी डेवलप करे। अगर वो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो उनकी जो कंपनी है, वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो उन्हें मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं, जो एनवायरनमेंट है, जो लोगों की डिमांड है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी कंपनी के फंक्शंस को मैनेज करना होता है। तो डिमांड को मीट करने के लिए मार्केट में सर्वे भी करने पड़ते हैं कि किस तरह की डिमांड मार्केट में चल रही है और
जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ता है, लोगों की चॉइसेस चेंज होती हैं, लोगों की डिमांड्स चेंज होती हैं और इन डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए कंपनी को हमेशा अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन करते रहना पड़ता है। सो मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज़ एन इनटैंजिबल फोर्स। अब इनटैंजिबल का मतलब होता है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, आप उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ महसूस कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट आपका एक तरह का अ, ऑर्डर एक्टिविटी होता है, यानी कि आप किसी भी तरह का वर्बल वे में आप चीज़ों को मैनेज करते हो। तो वो इनटैंजिबल है, वो आप फ़ील करते हो कि ओके आपको आपके सुपीरियर्स को आपका जो डेली टास्क है वो इन्फॉर्म करना है या फिर कितना टारगेट है वो आपने कितना अचीव किया है, ये आपको अपने सुपरवाइज़र्स को बताना होता है। तो ये एक तरह का इनटैंजिबल एक्टिविटी होती है, यानी कि जिसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ़ आप फ़ील कर सकते हो। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैनेजमेंट की। नेक्स्ट आता है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सलिटी। तो ये मैंने आपको सबसे पहले भी बताया था कि मैनेजमेंट इज समथिंग जो हर वॉक ऑफ लाइफ में सेम है, वेदर आप एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसी कंपनी की बात कर रहे हैं या किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट हर जगह सेम होती है। नेक्स्ट इज पर्पसफुल। अब मैनेजमेंट जैसे गोल ओरिएंटेड होती है, तो मैनेजमेंट का काम ही है किसी ना किसी पर्पस को फुलफिल करना, यानी कि जो गोल है कंपनी का उसे अचीव करना। दैट इज द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। सोशल प्रोसेस, इट इज अ सोशल प्रोसेस एज वेल। मैनेजमेंट में ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट बेस पे ही काम कर रहे हो। आपके बहुत तरह के सोशल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ा रहे हो, उन्हें एक अच्छा लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहे हो। सो बहुत तरह के फैक्टर्स आपके मैनेजमेंट से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेटिंग फ़ोर्स। कोऑर्डिनेटिंग फोर्सेस यानी कि आपके मल्टीपल ग्रुप्स बनते हैं, अलग-अलग टैलेंट वाले लोगों को एक साथ ला करके उनकी पोटेंशियल को यूज़ करना, उन्हें कोऑर्डिनेट कराना। यानी कि मान लेते हैं 5 डिफरेंट पीपल हैं, 5 डिफरेंट रीजन से और वो सब अपने-अपने कामों में माहिर हैं। अब उनको एक साथ कोऑर्डिनेट करके एक प्रोजेक्ट में डालना, वो भी एक मैनेजमेंट का काम होता है। इनटैंजिबल ये हमने अभी डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट जो है वो एक इनटैंजिबल फोर्स होता है, यानी कि आप उसे देख नहीं सकते, आप सिर्फ मैनेजमेंट को फील कर सकते हो। कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट आपकी कंटिन्यूअसली आपकी रिपीट होती रहती है, इट नेवर स्टॉप्स। फिर है आपका मैनेजमेंट इज अ कंपोजिट प्रोसेस। कंपोजिट हो गया आपके छोटे छोटे एक्शंस को कंबाइन करके किसी गोल को अचीव करना, वो एक तरह से आपके छोटे-छोटे टास्क को अकॉम्प्लिश करना, वो आपका मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। क्रिएटिव ऑर्गन, मैनेजमेंट की मदद से हम जैसे जब हम टाइम को मैनेज करते हैं, किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो हम क्या करते हैं? क्रिएटिविटी उन चीज़ों की बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आर्ट स्टूडेंट है, अब एक आर्ट स्टूडेंट के लिए मैनेजमेंट क्या होगी कि वो अपनी आर्ट को और बेहतर कर सकता है। उसका गोल क्या है? गोल है कि वो अपनी आर्ट को कितना बेहतर बना सकता है। अब उसका मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होगा? उसको प्लान करना है कि वो कितने घंटे अपनी स्केचिंग को, पेंटिंग को वो दे रहे हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग कि किस टाइम पे उनको कितना काम करना है, क्या-क्या चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ेंगी, क्या-क्या उनके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना है। और उसके बाद धीरे-धीरे प्रैक्टिस जब वो करते जाते हैं, तो वो अपनी आर्ट में इम्प्रूव होते हैं। तो इट ओवर टाइम मैनेजमेंट को जब आप फॉलो करते हो, आप चीज़ों को जो मैनेज करते हो, उससे जो आपकी क्रिएटिव लेवल्स हैं, वो भी बढ़ते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब ऑर्गेनाइज़ेशन में जैसे कि एक डायनामिक एनवायरनमेंट होता है, मार्केट में ट्रेंड्स जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। डिमांड जो है वो इवॉल्व होती रहती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है कि किस तरह से मार्केट में जो डिमांड चल रही है, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको क्रिएटिवली और बेहतर बना सकते हैं। तो ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट होता है। फिर है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डील्स विद क्लियरली डिफाइंड एक्टिविटीज विदाउट प्रोग्रेस इज नॉट पॉसिबल। विदाउट विच प्रोग्रेस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि मैनेजमेंट के बगैर तो कोई भी सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, बट अगर आपके पास टाइम टेबल ही नहीं है,
जैसे आप आईएफएससीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट अगर आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं है, आप टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज्ड वे में डिवाइड नहीं कर रहे हो कि आपको कितने घंटे मैनेजमेंट पढ़ना है, आपको कितने घंटे क्वांट पढ़ना है, कितने घंटे आपको इकोनॉमिक सर्वे को देना है। अगर आप वो चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर आपके लिए एंड रिजल्ट जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। आप उस पेपर को क्वालिफाई करने के बारे में सोच भी नहीं पाओगे और आपको ही खुद को डाउट हो जाएगा बिकॉज़ आपने टाइम को मैनेज नहीं किया। सो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। अगर आप उस एक्टिविटी को विदाउट मैनेज किए आप करने की कोशिश करते हो, सो द रिजल्ट विल ऑलवेज़ फॉलो। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स आपके 3 टाइप के होते हैं। एक आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होता है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स और एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की जब बात करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो कंपनी होती है, उसका काम क्या होता है? बेसिकली सर्वाइव करना। अब ये तो नहीं है कि ना कोई कंपनी खोल रहा है, जैसे आपकी लेंसकार्ट कंपनी हो गई या फिर शादी डॉट कॉम की कंपनी हो गई, तो इट्स नॉट लाइक कि उन्हें सिर्फ वन टाइम काम करना है। दे नीड टू सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपकी एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी है। अब एप्पल का काम क्या है? अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करते रहना ताकि वो सर्वाइव कर सके मार्केट में। कितने सारे ब्रांड्स थे, जैसे नोकिया, एक टाइम पे नोकिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड था। बट आज के टाइम पे हम नोकिया को देखते ही नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस हैं, बहुत बेहतर ऑप्शंस आ गए जिन्होंने मार्केट के डायनामिक्स को, उसके ट्रेंड्स को फॉलो किया। वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं और जिन्होंने नहीं किया, उनका सर्वाइवल अब खत्म हो गया है। सो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार जब कंपनी सर्वाइव करती है, तो उसका नेक्स्ट मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट कमा सके, क्योंकि जब वो प्रॉफिट कमाएगी तभी वो ग्रो करेगी, तभी वो अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन और रिसर्च कर सकती है ताकि वो प्रोडक्ट को और बेहतर बना सके। जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो हायरिंग ज्यादा करेगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो आप लोगों को वेजेस भी ज्यादा देते हो, जिससे लोगों की लाइवलीहुड बढ़ती है। तो प्रॉफिट कमाना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कई मायनों में बहुत ज़रूरी होता है। और उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर कोई कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही, तो भी उस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो फुलफिल नहीं होता। ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। जैसे मार्केट के साथ जब कंपनीज़ चेंज होती हैं, जैसे अपने प्रोडक्ट में वेरिएशन लाती हैं, क्यों लाती हैं? ताकि उन्हें ग्रोथ मिल सके। नेक्स्ट आता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया कि आप आपकी कंपनी जो है वो एनवायरनमेंट के लिए कितनी फ्रेंडली है, या फिर आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो। जैसे आपने बहुत सारे, जैसे अंबानीज के ट्रस्ट बने होते हैं ताकि वो सोसाइटीज की हेल्प कर सके। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपनी कंपनी के साथ साथ वो कई तरह की चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एनजीओ चलाते हैं ताकि वो सोसाइटी की भी हेल्प कर सके। उसके अलावा अपनी कंपनी में मेथड्स जो यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो इको फ्रेंडली यानी एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी होने चाहिए। जैसे आपने बहुत सारी कंपनीज़ को देखा होगा, जब वो अपनी कंपनीज़ का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, जब वो नदियों में या फिर ओशंस में बहाते हैं, तो उनको फ़िल्टर करके बहाते हैं, ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान कम पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें भी एक कंपनी को ध्यान रखनी होती है कि उसके प्रोडक्शन की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। फिर है आपका गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो अगर आपने अ, अक्षय पात्र का नाम सुना हो, अक्षय पात्र, ये मिड डे मील की एक स्कीम है जो कि भारत सरकार के द्वारा जितने भी स्कूल्स हैं प्राइमरी के, वहां पर बच्चों को मिड डे मील का जो खाना दिया जाता है वो अक्षय पात्र के द्वारा दिया जाता है। और अक्षय पात्र के जो किचन्स होते हैं, वहाँ पर आप देखेंगी बहुत सारे डिसेबल्ड लोगों को भी काम दिया जाता है ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सके। तो बहुत सारी कंपनीज इस तरह के सेगमेंट्स को डेवलप करती है ताकि वो डिसएडवांटेज सेक्शन जो है, जो फिजिकली डिसेबल्ड है, उनको भी एक अर्निंग की इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी दी जा सके। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस का एक मॉरल ड्यूटी होती है कि वो सोसाइटी की तरफ भी अपने इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करें। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल्स एंड क्रचेस टू एम्प्लॉयज। यानी कि अब अगर एक एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर रहा है,
तो वो ये भी चाहेगा ना कि उसकी फैमिली को भी बेनिफिट्स हो। अब आप किसी भी एम्प्लॉयी को अगर बेनिफिट दे रहे हो, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो इंडिविजुअली बेनिफिट दो, आप कई बार कलेक्टिव बेनिफिट भी देते हो। जैसे अगर आप स्कूल खोलते हो बच्चों के लिए, तो सिर्फ़ आपके एम्प्लॉइज़ के बच्चे ही नहीं वहाँ पढ़ेंगे, बल्कि सोसाइटी के बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। तो आप एजुकेशन में आप अपलिफ्टमेंट ला सकते हो। बीइंग एन ऑर्गेनाइज़ेशन आप बहुत तरह की ऐसी चीज़ें कर सकते हो, जो सोसाइटी को डेवलप भी करती है, उसकी हेल्प भी करती है और आपको अलग-अलग तरीके से सोसाइटी को हेल्प करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पर्सनल गोल्स। पर्सनल गोल्स यानी कि कंपनीज़ जो है कॉम्पिटिटिव सैलरीज़ एंड पर्क्स प्रोवाइड करती हैं। अब कोई भी पर्सन अगर किसी कंपनी में काम करता है, तो वो तभी वहाँ काम करना प्रेफ़र करता है जब उसको एक अच्छी सैलरी मिलती है, उसको पर्क्स अच्छे मिलते हैं या तो फिर लोग स्विच करना स्टार्ट कर देते हैं। तो किसी भी कंपनी को अपने ग्रोथ पर्सपेक्टिव के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एम्प्लॉइज़ की पर्सनल ग्रोथ पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है कि उन्हें वो कॉम्पिटिटिव सैलरीज़ भी प्रोवाइड करें, अच्छी पर्क्स भी दें ताकि वो उनकी कंपनी में हमेशा बने रहें और अपने काम को और बेहतर करते रहें। नेक्स्ट इज पीयर रिकॉग्निशन, यानी कि जब भी किसी एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन मिलता है, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में किसी पर्सन ने कोई बहुत अच्छा आइडिया इम्प्लीमेंट किया या फिर बहुत अ, कोई अच्छी एक्टिविटी करी है या फिर किसी तरह का कोई कॉन्टेस्ट या फिर कोई प्रोसेस जो है वो उस पर्सन ने इम्प्लीमेंट किया है या क्रिएट किया है, तो उस पर्सन को जब रिकॉग्निशन मिलता है तो ये ना केवल उसके मॉरल को हाई करता है, बल्कि मैनेजमेंट में जो और लोग हैं या एम्प्लॉयज हैं, उन्हें भी मॉरली अपग्रेड करता है कि वो भी ऐसी चीजें ट्राई कर सकते हैं ताकि उन्हें भी वो रिकॉग्निशन मिले। तो इससे आपस में काम करने की जो एक अ, इच्छा होती है वो इम्प्रूव होती है, आपको बेहतर काम करने का मन करता है। तो रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड इज समथिंग जो आपको बेहतर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करता है। नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप किसी भी कंपनी में जब ज्वाइन करते हो, तो आपका मेन काम होता है कि आप एक पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट को सीख करते हो। पहला काम होता है आपका सर्वाइवल, बट उसके बाद आप जो भी चीज़ें करते हो लाइफ में, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो, जॉब करते हो, किस लिए करते हो? ताकि आपको वहाँ पे पर्सनल ग्रोथ भी मिले। आप लाइफ लॉन्ग सेम सैलरी पे तो काम करना प्रेफ़र नहीं करोगे। आप चाहोगे कि हर साल आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो। और वो इंक्रीमेंट कैसे होता है? जब आपके करियर में ग्रोथ होती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही होती है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। एंड मैनेजमेंट हैज़ टू रिकंसाइल पर्सनल गोल्स with organizational objectives for harmony in the organization। और एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी ग्रोथ तभी करती है जब एक एम्प्लॉय के पर्सनल गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को साथ में लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयज पे इतना बर्डन प्रेशर डाल रही है कि उनके जो पर्सनल गोल्स हैं, उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो कहीं ना कहीं खो गया है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि पर्सनल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये दोनों के दोनों जब हैंड इन हैंड होते हैं, तो एक हार्मनी स्टैब्लिश होती है ऑर्गेनाइजेशन में और उसके जो गोल्स हैं वो अचीव होते हैं। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे के जो स्कोप्स के अलावा भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके मैस्लो की जो थ्योरीज़ हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम हो गया या फिर कितने तरह की मैनेजमेंट थ्योरीज़ आई हुई हैं, हम वो सब कुछ कवर अप करेंगे ताकि आपने एक बार इसको कवर अप कर लिया तो आपको फिर बार-बार इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।